हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 10 जनवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को मिलेगी शीतलहर से राहत। बताएंगे किस दिन कम होगी गलन वाली ठंड। सोनिया खड़गे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, कहा भाजपा और आरएसएस ने राजनीतिक फायदे के लिए इसे इवेंट बनाया। बिल्किस ने 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं, दाहोद एसपी बोले हमें सरेंडर की जानकारी नहीं। कर्नाटक विधानसभा के सामने सामूहिक सुसाइड का प्रयास, पुलिस की गिरफ्त में एक ही परिवार के 8 लोग। आश्रम में नाबालिग से रेप का आरोपी नेपाली धर्मगुरु गिरफ्तार, तपस्या भंग करने पर मारपीट भी करता था। मौत के 1 साल बाद मुशर्रफ की सजाए मौत पर मुहर, मुल्क से गद्दारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। CES 2024 में दिखी दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी, अगले साल से मिलने लगेगी फ्लाइंग कार। भारत के तीसरे सबसे अमीर एक्टर हैं ऋतिक, पिछले 10 सालों में सिर्फ 4 हिट फिल्में दी। अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 नहीं खेलेंगे कोहली, कोच द्रविड़ ने कहा रोहित के साथ ओपन करेंगे जायसवाल। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। घना कोहरा, शीतलहर और लो विजिबिलिटी ने पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में तो बीते कई दिनों से सूर्यदेव के दर्शन भी लोगों को नसीब नहीं हुए। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। इस ठिठुरन से लोगों को कब राहत मिलने वाली है, इस तारीख का अब मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 11 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति कम होने वाली है। कल से गलन वाली ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भविष्यवाणी की है। बात करते हैं अगली खबर की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया है जिसमें उसने राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले का कारण बताया है। इसमें कांग्रेस ने लिखा है कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 6000 दिग्गज शामिल होंगे, जिनमें 4000 संत और करीब 2200 मेहमान हैं। इस दौरान 6 दर्शनों के शंकराचार्य और करीब 150 साधु संत भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में करीब 25 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं है। गुजरात के दाहोद एसपी बलराम मीना ने दावा किया है कि पुलिस के पास दोषियों के सरेंडर करने की जानकारी नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी अभी तक नहीं मिली है जिसमें दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। दाहोद एसपी ने बताया कि सभी दोषी गुजरात के सिंगवाड़ के रहने वाले हैं। उनमें से कुछ अपने रिश्तेदार से मिलने आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रणधीकपुर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज दोपहर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ही परिवार के 8 लोगों ने विधानसभा के सामने सामूहिक सुसाइड का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन लोगों को बचाया और हिरासत में ले लिया। मोहम्मद मुनैद उल्लाह और शाइस्ता बानो ने अपने परिवार के 6 अन्य सदस्यों, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, उनके साथ विधानसभा के सामने पहुंचे। उनके हाथ में कुछ कागज और कुछ तस्वीरें भी थी, साथ ही मिट्टी का तेल भी था। मोहम्मद मुनैद ने पूरे परिवार सहित मिट्टी का तेल डालकर सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को बचा लिया। भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूछताछ में मोहम्मद ने बताया कि उसने साल 2016 में अदरक की खेती के लिए बेंगलुरु सिटी कोऑपरेटिव बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन खेती में नुकसान हो गया। वो अब तक 50 लाख रुपए के लोन के बदले 95 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि उसने लोन चुकाने में राहत पाने के लिए मिनिस्टर जमीर से भी मदद मांगी थी। उनकी तरफ से मदद का आश्वासन भी मिला, लेकिन लोन का ब्याज कम नहीं हुआ। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। नेपाल पुलिस ने 33 साल के धर्मगुरु राम बहादुर बोमजन को गिरफ्तार किया है।
उस पर 15 साल की लड़की का रेप करने का आरोप है। बोमजन के भक्त उसे भगवान बुद्ध का अवतार मानते हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उसके घर से 30 मिलियन नेपाली रुपए यानी कि भारतीय करेंसी में करीब 2 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 16 देशों की करेंसी भी मिली। द काठमांडू पोस्ट ने चार्जशीट के हवाले से अपनी खबर में लिखा, बोमजन पर 15 साल की साध्वी के साथ रेप करने का आरोप है। ये साध्वी पत्थरकोट शहर में बोमजन के आश्रम में रहती थी। चार्जशीट के मुताबिक अगस्त 2016 में बोमजन ने साध्वी को अपने कमरे में बुलाया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने साध्वी को धमकी भी दी थी कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत के करीब 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अगुवाई वाली 4 जजों की बेंच ने ये फैसला 2007 के देशद्रोह मामले में सुनाया। बेंच ने कहा 2019 में स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को इमरजेंसी लगाने का दोषी करार देते हुए सजाए मौत का फैसला सुनाया था। जनवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया था। इसके खिलाफ कई अपील दायर हुई। मुशर्रफ की मौत हो गई लेकिन केस चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है जिसमें उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। बढ़ते हैं आगे। साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आगाज अमेरिका के लॉस वेगास में हो गया। इसमें साउथ कोरियन कंपनी LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट टीवी पेश की। इसके अलावा फ्लाइंग कार और 2-in-1 लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट भी पेश किए गए। CES में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस इवेंट में दुनिया भर की 4000 से ज्यादा कंपनियां आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें शामिल होने वाली 35% कंपनियां अमेरिकी हैं। साउथ कोरियन कंपनी LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी पेश की है। इसमें 77 इंच का एक ग्लास डिस्प्ले है। इस स्क्रीन पर दिखने वाली इमेजेस हवा में तैरती हुई दिखती हैं। LG सिग्नेचर OLED टीवी इस साल के अंत में ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल होगी। LG का कहना है कि बंद होने पर ये इनविजिबल हो जाती है। टीवी एक जीरो कनेक्ट बॉक्स के साथ आती है जो टीवी पर वायरलेस टेक्निक की मदद से डिस्प्ले पैनल पर वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिट करता है। सैमसंग ने भी यहाँ माइक्रो LED पावर्ड ट्रांसपेरेंट टीवी पेश की है। बढ़ते हैं मनोरंजन जगत की तरफ। ऋतिक रोशन का आज 50वां बर्थडे है। ऋतिक पिछले 24 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। 25 जनवरी को उनकी फिल्म फाइटर रिलीज होने वाली है। ऋतिक के पिछले 10 साल के करियर पर नजर डालें तो उनकी सिर्फ 6 फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें से सिर्फ एक फिल्म मोहनजोदाड़ो फ्लॉप रही और दूसरी फिल्म विक्रम वेधा उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। बाकी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर की लिस्ट में ऋतिक का नाम 6ठे नंबर पर है। वहीं उनकी कुल नेटवर्थ 3117 करोड़ है। भारत के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में तीसरे पायदान पर उनका नाम है। कमाई के मामले में सलमान खान और अक्षय कुमार भी उनसे पीछे हैं। पहली ही फिल्म कहो ना प्यार है ने ऋतिक को रातों रात बड़ा स्टार बना दिया। हालांकि बचपन से लेकर फिल्मों तक उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। तो हमारी तरफ से ऋतिक को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बढ़ते हैं खेल जगत की तरफ। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे। वो दूसरे और तीसरे T20 के लिए उपलब्ध रहेंगे। इतना ही नहीं, कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि शुभमन गिल कोहली की गैर मौजूदगी में नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। बुधवार को भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मोहाली में T20 से पहले ये जानकारी दी। द्रविड़ ने कहा, विराट निजी कारणों की वजह से पहले मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। ये मुकाबला मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम के साथ मोहाली नहीं पहुंचे हैं, जबकि बाकी की टीम मोहाली पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि रोहित और कोहली चार्टर्ड प्लेन से शाम तक मोहाली पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।